गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट का मैकेनिक्स जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ाऊँगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। तो अपने पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स। इसको हिंदी में यांत्रिकी भी कहते हैं। इसका पहला चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, निर्देश तंत्र और आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। तो सबसे पहले लेंगे अपने निर्देश तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कोई वस्तु या कण गतिशील होता है या उसकी स्थिति में किसी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा होता है तो हम वस्तु को गतिशील कहते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता हम किसी के सापेक्ष मालूम करते हैं। जैसे हम चाय की दुकान पे बैठे हैं, कोई टेम्पू हमारे सामने है, अगर उसकी स्थिति में समय के साथ चाय की दुकान के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वो टेम्पू गतिशील है। और अगर वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्पू 10 मिनट पहले वहीं खड़ा है या 10 मिनट बाद भी वहीं खड़ा है, तो टेम्पू स्थिर है। इसका मतलब जब वस्तु की स्थिति किसी के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो इसे हम गतिशील कहते हैं। किसी निकाय के सापेक्ष वस्तु को देखा जाता है, किसी के सापेक्ष देखा जाता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या हुई? निर्देश तंत्र की परिभाषा ये हुई, किसी वस्तु के सापेक्ष या किसी निकाय के सापेक्ष जब किसी कण की स्थिति की व्याख्या की जा सके, उसकी स्थिति का वर्णन किया जा सके, तो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहते हैं। वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन किया जा सके उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश तंत्र सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वामावर्ती निर्देश तंत्र और दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। वो जड़त्वीय अजड़त्वीय होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले वामावर्ती निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? जो कार्तीय निर्देश तंत्र के 2 रूप है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये आप जानते ही हो। जैसे एक्स वाई जेड है, जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं और एक बिंदु पर आकर मिलते हैं जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वामावर्ती निर्देश तंत्र। वामावर्ती निर्देश तंत्र। एक्स वाई जेड। दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र, वामावर्ती निर्देश तंत्र, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। इसमें क्या होगा? इधर एक्स ले लेंगे, इधर जेड ले लेंगे, तीनों आपस में लंबवत है और मूल बिंदु पर मिल रहा है।
इसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। मतलब अगर हम राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह से मोड़ें कि एक्स से वाई की ओर मोड़ें, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो जेड एक्स को बताएगा। तो इस तरह से ये राइट हैंडेड सिस्टम हुआ, दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। इसी प्रकार से ये एक्स वाई जेड इस तरह से है, तो ये वामावर्ती निर्देश तंत्र है। इसमें हम लेफ्ट हैंड लेंगे और इसमें एक्स से वाई की ओर मोड़ेंगे, तो जेड एक्सिस की तरफ अंगूठा होगा। तो इस तरह से ये जो निर्देश तंत्र होगा ये वामावर्ती निर्देश तंत्र होगा। तो अभी हमने दो निर्देश तंत्र पढ़े, वामावर्ती निर्देश तंत्र और दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। अब सबसे पहले कण की स्थिति को किस प्रकार से बताते हैं वो देख लेते हैं। कण की स्थिति को एक्स वाई जेड निर्देशांक के रूप में दर्शाते हैं। जैसे हम जानते हैं, पहले छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि इसी सदिश आर है, तो उसकी इसी सदिश होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हम प्राप्त करेंगे अभी। तो पहला है स्थिति, पोजीशन, जहां कण स्थित होता है वो उसकी स्थिति होती है। अगर वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो कण गतिशील है, अगर वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो कण स्थिर है। अब हम पढ़ेंगे निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। पहले राइट हैंडेड सिस्टम बनाएंगे, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़ा तिरछा बन गया, इसको दोबारा से बना लेते हैं एक बार सही से। एक घन बना रहे हैं अपने एक्स वाई जेड एक्सिस पर। ये मूल बिंदु O है, ये बिंदु P है और ये कोई उसका बिंदु P का स्थिति सदिश है R। ये बिंदु B है, ये C है, ये D है और क्योंकि ये आई कैप सदिश जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, ये हम जानते हैं, और के की तरफ के होता है जेड एक्सिस की तरफ और जे के होता है वाई एक्सिस की तरफ। तो के इसमें आ गया तो हम इसमें ले लेंगे पी बी सी डी और ए ले लेते हैं और एल एम। ये हमने कॉर्नर्स को निर्देशित कर दिया। अब जैसे इस बिंदु P के निर्देशांक हैं x, y, z, ये हमने माना है। और ये कोई पॉइंट है
ओ से पी। तो एक्स वाई का मतलब है बिंदु पी के निर्देशांक एक्स एक्सिस पर होंगे एक्स, वाई एक्सिस पे होंगे वाई, जेड एक्सिस पे होंगे जेड। जेड अंतखंड काटेगा ये। तो इसके लिए हम पहले जेड एक्सिस पे लेते हैं जेड और एक्स एक्सिस पे लेते हैं एक्स। ये इसके समांतर है तो ये भी एक्स ही होगा। ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये इसके समांतर है। देखने पे मालूम पड़ जाएगा आपको। और ये पी बी, ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा, ओ एम। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे बी ओ एल, ट्राइंगल बी ओ एल। इसमें ये जो सदिश है वो इसके समांतर है और ये आ ही रहा है एक्स, ठीक है ना। तो हम ओ बी निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, ओ बी बराबर ओ एल प्लस एल बी, ओ एल प्लस एल बी। तो ओ बी को हम ओ बी ही लिखेंगे और ओवल को लिखेंगे विथ लंबाई x और दिशा आई कैप, एक्स आई कैप। एल बी को लिखेंगे क्योंकि ये z के बराबर है तो z और दिशा है z एक्सिस की तरफ तो k कैप। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम त्रिभुज लेंगे दूसरा, बी ओ पी लेंगे। हमें ज्ञात करना है ओपी वेक्टर, जो बराबर होगा, जैसा कि डायरेक्शन दिख रहा है, ओ से बी, बी से पी और ये त्रिभुज के नियम से आर के बराबर होगा। तो ओपी बराबर हो जाएगा ओ बी प्लस बी पी। तो ओपी का मान आएगा आर, ओबी का मान आएगा जो हमारे पास में समीकरण इक्वेशन नंबर 1 से है, एक्स आई के प्लस जेड के प्लस बीपी का मान आएगा वाई जे के। वाई तो इसकी लेंथ है और जे इसकी दिशा है, डायरेक्शन। जे के यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास में जो पोजीशन वेक्टर आया, स्थिति सदिश, टोटल आया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। मैग्नीट्यूड आप जानते ही हो। मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके उनका योग लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। वैसे ये सभी पढ़ रखा होगा, फिर भी ये करना जरूरी है आगे चलने के लिए, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया पोजीशन वेक्टर का। ये पोजीशन वेक्टर हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि
मूविंग पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी समय पर पहले किसी और स्थान पर था, कुछ समय बाद वो किसी और स्थान पर पहुंच गया। मूविंग पार्टिकल, जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो। गतिशील कण की स्थिति, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दक्षिणावर्ती कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z। किसी समय t1 पर कण p1 स्थिति पर है और उसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर है। किसी समय t2 पर कुछ समय बाद वो r2 इसी सदिश पर आ जाता है p2 पर, तो उसका विस्थापन होता है r2 माइनस r1। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन एक सदिश राशि है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। और इसी सदिश आप जानते हो, मूल बिंदु के सापेक्ष कण P1 और P2 की स्थिति को जो निर्देशित करे वो स्थिति सदिश होता है। तो इसमें सबसे पहले T1 समय पर P का पोजीशन वेक्टर r1 है। T2 समय पर P का पोजीशन वेक्टर r2 है। P1 P2 विस्थापन कितना हो जाएगा? r2 माइनस r1। ये विस्थापन डेल्टा टी समय में होगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर। तो कण का वेग क्या होगा? कण का वेग डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी अंतराल बहुत सूक्ष्म हो तो हम तात्क्षणिक वेग याद करेंगे। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? जैसे हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, तो उस समय हम मीटर में देखते हैं उसकी वेलोसिटी, या उसकी वेलोसिटी किसी स्पीडोमीटर से नापते हैं उस समय चलती हुई गाड़ी की, तो हमें वो तात्क्षणिक वेग देती है। और वेग क्या होता है? स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। यहाँ स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो इसे वेग कहते हैं। तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं
डी आर अपॉन डी टी। अवकलन रूप हो गया ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी को डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये वेग आ गया कण का। इसी तरह से त्वरण ज्ञात करेंगे। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है। जैसे t1 समय पर वेग v1 है, t2 समय पर वेग v2 है कण का, तो वेग परिवर्तन हो जाएगा v2 माइनस v1 और समय हो जाएगा t2 माइनस t1। तो त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक मिनट, ये फोन आ गया गलत। अच्छा हाँ, तो a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर ये होता है त्वरण।